हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, तो अब जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पूरा कैनल का एक सेक्शन, मतलब आपको बता दिया गया है, ठीक है। और उससे पहले अपन ने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी अपना, क्या क्या आपके रिवर ट्रेनिंग वर्क्स होते हैं, ये सब अपन ने देखा था। गाइड बैंक क्या होता है, क्या आपका वो अंडर स्लूस वाला पोर्शन था, किस तरीके से एक कैनाल जो है ऑफ टेक करती है, ठीक है। तो ये एक टिपिकल डायग्राम कैनाल का आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ आपका पॉन्ड लेवल एचएफएल लेवल होता है। कैनाल कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है, जो कि ये अपस्ट्रीम पोर्शन हो गया, डाउनस्ट्रीम पोर्शन हो गया। इसके बाद ये कुछ एक ब्रेस्ट वॉल बना देते हैं, और ब्रेस्ट वॉल की जो हाइट होती है वो पॉन्ड लेवल से एचएफएल तक होती है कि कभी पानी इसको क्रॉस करके सीधा गेट को क्रॉस करके ना, ये सीधा गेट वाला एक सिस्टम हो गया। ये गेट प्लेटफॉर्म हो गया आपका। ये आपका कैनल का बेड लेवल, ये आपका कंक्रीट का सीमेंट कंक्रीट का फ्लोरिंग है। इसके बाद आपने यहाँ पर लॉन्चिंग एप्रॉन एक डाल दिया, यहाँ पर एक आपने इन्वर्टेड फिल्टर डाल रखा है आपने बैंक प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो अब अपन इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर विच इज बिल्ट टू डाइवर्ट द रिवर वाटर टू द कैनाल इज हेडवर्क। से तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसमें मेरे को लगता नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फिर अब बात आ रही है दोस्तों ब्रेस्ट वॉल। ब्रेस्ट वॉल क्या है कि ब्रेस्ट वॉल इज ए आरसीसी वॉल प्रोवाइडेड फ्रॉम द पॉन्ड लेवल अप टू द रिवर एचएफएल टू अवॉइड स्पाइलिंग ऑफ द वाटर ओवर द कैनल रेगुलेटर गेट, जो कि मैंने आपको बताया था। ब्रेस्ट वॉल स्पैन्स फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द रेगुलेटर एंड विल रेस्ट ओवर द पियर्स ऑफ द रेगुलेटर बेस, ठीक है। ब्रेस्ट वॉल इज सब्जेक्टेड टू द वर्टिकल सेल्फ वेट एंड हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर एक्टिंग अगेंस्ट इट फ्रॉम अपस्ट्रीम साइड। क्या हुआ, ये जो आपका पॉन्ड लेवल है, इस पॉन्ड लेवल से आपको एक एचएफएल तक एक आपने आरसीसी की ब्रेस्ट वॉल दे दी, उससे एक पॉइंट क्या होगा कि जो आपका पानी है वो इस गेट के ऊपर से ना जाए। पानी जो है इस गेट के ऊपर से ना जाए, इसीलिए आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, आपने उसको नाम क्या दे दिया, ब्रेस्ट वॉल, ठीक है। तो अब आता है कि वियर और बैराज रेगुलेशन और सिल्ट कंट्रोल। बेसिकली कि सिल्ट कंट्रोल की क्या आपके दो कंडीशन है, एक तो हो गया आपका स्टिल पॉन्ड रेगुलेशन, एक हो गया आपका सेमी ओपन फ्लो रेगुलेशन, ठीक है। तो सिल्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द एंटरिंग द वाटर बाय ऑपरेटिंग द अंडर सोलिसेस ऑफ द वियर, ठीक है। इसमें क्या है कि सप्लाइज एंटरिंग द कैनाल विच टेक्स ऑफ फ्रॉम दी अपस्ट्रीम ऑफ ए वियर एंड ए बैराज कैन बी रेगुलेटेड इन फॉलोइंग टू वेज। ये दो तरीके आपको बताया। स्टिल पॉन्ड मतलब जहाँ पर पानी रुका हुआ है, और सेमी ओपन फ्लो मतलब जहाँ पर पानी थोड़ा बह रहा हो, ठीक है। तो एक एक कंडीशन को अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है आपका स्टिल पॉन्ड रेगुलेशन। स्टिल पॉन्ड रेगुलेशन में क्या है कि इन दिस मेथड ऑफ रेगुलेशन ऑल द गेट्स ऑफ द अंडर स्लूसेस आर केप्ट क्लोज वाइल कैनाल इज रनिंग। इसमें क्या होता है स्टिल पॉन्ड रेगुलेशन में कि जो भी गेट्स हैं अंडर स्लूसेस के सारे गेट बंद रहते हैं वाइल द कैनाल इज रनिंग। हैंस under Solicitors pocket draws only as much discharge as it is required for canal. This is very useful method to control the amount of silt entering the canal, ठीक है। This method is possible only when the crest of the canal head regulator is high above the upstream flow of the head under sluices। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि सिल्ट फ्री वाटर कब जाता है उसमें, जब आपका ये जो अंडर sluices है, ये आपका हेड रेगुलेटर हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस वाले पोर्शन में अगर अपन देखेंगे, यहाँ पर जो है इधर सिल्ट डिपॉजिट हो जाएगी, और जो सीधा जो पानी है वो सीधा इधर कैनल हेड रेगुलेटर में चल जाएगा, जो कि सिल्ट फ्री वाटर होगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो वाटर स्टिल वाटर होगा तो सिल्ट डिपॉजिट होगी तो वो नीचे की तरफ सिल्ट डिपॉजिट हो जाएगी। मतलब यहाँ का ये जो गेट्स है ये ओपन नहीं होंगे और सिल्ट इधर डिपॉजिट होगी, सिल्ट इधर डिपॉजिट होगी, तो जो कैनाल में जो पानी जाएगा दैट वाटर विल बी सिल्ट फ्री वाटर, ठीक है। फिर आता है सेमी ओपन फ्लो रेगुलेशन। दिस मेथड डज नॉट प्रोवाइड प्रॉपर कंट्रोल ऑन एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल बिकॉज टर्बुलेंस क्रिएटेड इन द पॉकेट टेंड्स टू रेज द कोर्स मटेरियल अपवर्ड एंड एंटर द कैनल, ठीक है। ये मेथड क्या है, डज नॉट प्रोवाइड प्रॉपर कंट्रोल। ये जो मेथड है इसमें प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता एंट्री ऑफ सिल्ट पे, क्योंकि इसमें टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है। क्योंकि जब आपने थोड़ा बहुत फ्लो कर दिया, वाटर स्टिल नहीं है तो उसमें टर्बुलेंस क्रिएट होता है, तो सिल्ट आपका सस्पेंशन में आ जाता है। और वो सस्पेंशन में सिल्ट आ जाता है तो उम्मीद रहती है, ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो पानी है वो आपका कैनाल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। जो सिल्ट वाला वाटर है, अलोंग दिस सिल्ट विद दिस सिल्ट वाटर विल एंटर इनटू द कैनाल। अब दोस्तों दो डिवाइसेस होती है सिल्ट कंट्रोल की, क्या क्या होती है, एक तो होती है सिल्ट एक्सक्लूडर और एक होता है आपका सिल्ट एक्सट्रैक्टर और रिजेक्टर। अब बात समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सी है। सिल्ट देखो दो तरीके की चीज़ हुई आपको कि ये आपका वो हो गया, ठीक है, हेड रेगुलेटर। उसके बाद ठीक है, ये आपकी डिवाइड वॉल हो गई थी, ठीक है।
ये आपका कैनाल हो गया, ये आपकी अपस्ट्रीम हो गई, ये आपका डाउन स्ट्रीम हो गया। ये अपन ने डिस्कस किया कई बार। इसमें क्या होगा कि सिल्ट एक्सक्लूडर तो क्या होगा कि आपका जो पानी कैनाल में गया उसी से पहले ही आपने सिल्ट एक्सक्लूडर लगा दिया, मतलब जो आपका सिल्ट एक्सक्लूडर लगेगा वो यहाँ पर लगेगा। तो सिल्ट एक्सक्लूडर क्या हो गया कि आपका पानी कैनाल में गया उससे पहले ही आपने सिल्ट एक्सक्लूडर लगा दिया, जिससे कि पानी जो है विदाउट सिल्ट कैनाल में एंटर करे। ठीक है, कि दीज डिवाइसेज, आप समझने की कोशिश करना, दीज डिवाइसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर बेड इन फ्रंट ऑफ द हेड रेगुलेटर। दैट मीन्स इन दिस टाइप ऑफ वर्क सिल्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर, सिल्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर बिफोर इट एंटर्स द कैनाल, मतलब कि कैनाल में पानी एंटर होने से पहले ही आपने सिल्ट रिमूव कर दी। दैट इज सिल्ट एक्सक्लूडर। क्लियरर वाटर एंटर्स द हेड रेगुलेटर एंड सिल्टेड वाटर एंटर्स दी सिल्ट एक्सक्लूडर। जो क्लियर वाटर होता है वो हेड रेगुलेटर में एंटर करता है, और जो सिल्टेड वाटर होता है वो सिल्ट एक्सक्लूडर में एंटर करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 2 to 3 मीटर पर सेकंड मस्ट बी मेंटेन थ्रू द टनल्स टू कीप देम फ्री फ्रॉम सिल्ट डिपॉजिट। तो आप समझ गए, आपकी पानी कैनाल में एंटर करेगा उससे पहले ही आपने सिल्ट एक्सक्लूडर लगा दिया फ्रंट में। उससे क्या होगा कि जो कैनाल में जो पानी जाने वाला है वो सिल्ट फ्री वाटर जाएगा। ठीक है, अब आता है सिल्ट एक्सट्रैक्टर। सिल्ट एक्सट्रैक्टर कब लगाते हैं, जब आपने, ये आपकी कैनाल हो गई, ठीक है, ये आपका हेड रेगुलेटर हो गया, जब पानी जो सिल्ट वाला वाटर है यहाँ इसमें कैनाल के अंदर एंटर कर चुका है, मतलब जो सिल्ट वाला वाटर है वो कैनाल के अंदर एंटर कर चुका है, तो आपको कैनाल के अंदर कैनाल के अंदर कुछ थोड़ी बहुत डाउन स्ट्रीम रीच में हेड रेगुलेटर से जब थोड़ा बहुत स्टेबल फ्लो हो जाए तो फिर वहाँ पर आपको आप सिल्ट इजेक्टर लगा दोगे उस सिल्ट को हटाने के लिए जो कि रिवर से पानी के साथ आया है या आई है। ठीक है, इसमें क्या है कि सिल्ट एक्सट्रैक्टर क्या हो गया आपका, सिल्ट एक्सट्रैक्टर आर दो सिल्ट कंट्रोल डिवाइसेज विच रिमूव दिस सिल्ट विच हैज ऑलरेडी एंटर्ड द कैनाल फ्रॉम द हेड। ठीक है, मतलब कि सिल्ट एक्सट्रैक्टर कौन सी डिवाइस है कि these are devices which are used to remove the silt which has already, ऐसी डिवाइसेज हैं जो कि कैनाल के पानी में जो ऑलरेडी एंटर सिल्ट कर चुका है उस सिल्ट को हटाने के लिए ये डिवाइसेज यूज़ की जाती है। These devices are provided, अब ध्यान देना कि these devices are provided in the canal a little distance downstream from the head regulator, कि ये जो devices हैं downstream में head regulator से थोड़ी सी distance पे दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर आकर के वहाँ जो water है वो थोड़ा still हो जाएगा, और still हो जाएगा तो आपको silt eject करना easy होगा। समझ गए, दो मेन जो इसमें जो डिफरेंस है वो आपको बोल्ड में करा हुआ है कि सिल्ट एक्सक्लूडर तो वो हुआ जो कैनाल में पानी एंटर करने से पहले डिवाइस लगा दी और सिल्ट हटा दी, तो फिर कैनाल में जो पानी एंटर करेगा वो सिल्ट फ्री होगा। और सिल्ट एक्सट्रैक्टर या सिल्ट इजेक्टर क्या हुआ कि कैनाल में जब पानी सिल्ट वाला एंटर कर चुका है तो उससे डाउन स्ट्रीम में हेड रेगुलेटर से थोड़ा सा डाउन स्ट्रीम में आपने सिल्ट इजेक्टर डिवाइस लगा दी जो कि उस सिल्ट को हटा सके जो कि रिवर के थ्रू कैनाल में आई है। ठीक है, तो विच वन इज बेटर, अभी बोल रहा है कि विच वन इज बेटर, सिल्ट एक्सक्लूडर बेटर है कि सिल्ट एक्सट्रैक्टर बेटर है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिल्ट रिमूवल इज दैट सिल्ट इज केप्ट इन सस्पेंशन बाय द फोर्स ऑफ द वर्टिकल एडी जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ द फ्लोइंग वाटर अगेंस्ट द बेड। कि भाई जो सिल्ट है वो सस्पेंशन में कैसे आती है, जब उसमें एडी जनरेट होते हैं, तो बताइए चांसेस ऑफ लेस टर्बुलेंस एंड the chances of less turbulence, less disturbance, and that of providing a smooth approach channel can be better attained in a canal rather than the river bed। मतलब ये कह रहा है कि जब लेस डिस्टर्बेंस कहाँ पर होगा, आपको लेस डिस्टर्बेंस तो आपको कैनाल में होगा जब आपका हेड रेगुलेटर से पानी, जब आपको यहाँ आपका कैनाल का हेड रेगुलेटर यहाँ से जो पानी जा रहा है, जब अगर आपने यहाँ पर कोई डिवाइस लगाई, इधर की तरफ यहाँ कोई डिवाइस लगाई तो पानी आपका स्टिल हो जाएगा और थोड़ा वहाँ पर लेस डिस्टर्बेंस होगा, बजाय कि इसके कि आप यहाँ पर तो डिस्टर्बेंस होगा काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से आप सिल्ट इजीली नहीं हटा पाओगे। पर यहाँ पर हेड रेगुलेटर से थोड़ा डाउन स्ट्रीम में जब थोड़ा फ्लो हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा या लेस फ्लो हो जाएगा, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो वहाँ पर आप जब सिल्ट इजेक्टर लगाते हो तो वहाँ पर सिल्ट रिमूव करना ज़्यादा अच्छा होता है बजाय कि रिवर बेड के। तो द वर्क विच आर कंस्ट्रक्टेड इन द कैनाल विल डेफिनेटली बी सुपीरियर एंड मोर इफेक्टिव देन द वर्क विच आर कंस्ट्रक्टेड इन द रिवर बेड। तो तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि सिल्ट एक्सट्रैक्टर इज देयर फॉर बेटर देन ए सिल्ट एक्सक्लूडर। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि सिल्ट एक्सट्रैक्टर इज देयर फॉर सिल्ट एक्सट्रैक्टर, या आप उसको सिल्ट इजेक्टर कह लो, वो अच्छा होता है सिल्ट एक्सक्लूडर से। इसका मतलब कि कैनाल में जब आप सिल्ट हटाते हो वो अच्छी होती है किसके कंपैरिजन में, रिवर में सिल्ट हटाने के कंपैरिजन में, क्योंकि रिवर में तो फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, आप उसके पानी को कंट्रोल करो या फिर आप कैनाल के पानी को कंट्रोल करो, इजियर कौन सा होगा आप लोगों के लिए कि आप कैनाल के पानी को कंट्रोल करो। ठीक है,
अब आया इसमें क्वेश्चन कि एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल इज कंट्रोल्ड बाय, एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल इज कंट्रोल्ड बाय, दैट इज बाय सिल्ट एक्सक्लूडर। वो आप किससे सिल्ट, मतलब जो अब तो इसमें आपको कोई डाउट होगा नहीं कि एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल, आप कैनाल में सिल्ट एंट्री होने से ही आप किसको कंट्रोल कर सकते हो, मतलब आप चाहते ही नहीं कि कैनाल में सिल्ट एंट्री हो, दैट इज सिल्ट एक्सक्लूडर। फिर आता है सिल्ट एजेक्टर इज प्रोवाइडेड, सिल्ट एजेक्टर आप कैनाल में लगा तो इन दी कैनाल इन दी हेड रीच, ठीक है। फिर आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ सिल्ट एंड प्रिवेंट रिवर फ्लड्स फ्रॉम एंट्री इनटू द मेन कैनाल, ये तो आपका हेडवर्क हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क, बैराज अपन ने पढ़ा, डिवाइडर अपन ने पढ़ा, हेडवर्क, डिस्ट्रीब्यूटिव कैनाल अपन ने कहीं भी नहीं पढ़ा, इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव कैनाल। कि हेडवर्क का कौन सा पार्ट नहीं है, तो अपन ने बैराज के बारे में पढ़ा, डिवाइड वॉल के बारे में पढ़ा, हेड रेगुलेटर के बारे में पढ़ा, पर डिस्ट्रीब्यूटरी का अपन ने कहीं भी डिस्कस नहीं किया, इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर आता है आपका फेलियर ऑफ वियर्स ऑन परमिएबल फाउंडेशन, फेलियर ऑफ वियर्स ऑन परमिएबल फाउंडेशन, मतलब कि क्या होता है कि जो अगर फाउंडेशन आपकी परमिएबल हो, परमिएबल मतलब कि आपका वाटर इजीली परकोलेट हो जाए, तो उसकी वजह से क्या क्या लॉस होते हैं और उसके क्या क्या रेमेडीज है वो सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला तो होता है कि ड्यू टू सीपेज, सीपेज की वजह से, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपका मान लो ये कोई डैम है, ठीक है, ये ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपने इस तरीके से ये बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, तो क्या होगा अगर ये जो फ्लोर अगर वो इम्परवियस है, तो जो ये हो गया आपका अप स्ट्रीम, ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो पानी इस तरीके से आ जाएगा, पानी आपका सीपेज करता करता यहाँ का जो फ्लोर होगा उसको वो नुकसान पहुँचाएगा, तो इसका मतलब कि सीपेज की वजह से, तो जिसको आप पाइपिंग या अंडरमाइनिंग कह लो, तो सीपेज की वजह से आपको आपका जो डाउन स्ट्रीम फ्लोर है या जो अप स्ट्रीम फ्लोर है या इधर का जो फ्लोर है वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो सीपेज हो जाएगा। इसकी रेमेडी क्या है कि इट इज प्रोवाइड सफिशिएंट लेंथ ऑफ द इम्परवियस फ्लोर सो दैट path of percolation is increased in so path of percolation is increased and exit gradient is reduced, provide piles at the upstream। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन क्या है कि आपने पानी ऐसे किया, ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप शीट पाइल्स डाल दो इधर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, तो जब आपका पानी जाएगा तो ऐसे 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 ऐसे, तो उसको लंबा पाथ फॉलो करना पड़ेगा, लंबा पाथ फॉलो करना पड़ेगा, तो वो नुकसान भी कम पहुँचेगा यहाँ पर। या फिर आप यहाँ पर भी कुछ एक इम्परवियस सा फ्लोर बना दो, इम्परवियस फ्लोर बना दो जिससे कि वो पानी अंदर जाने के चांसेस कम होंगे, पानी हो सकता है जाएगा तो सही, पर वो कम जाएगा तो वो कम नुकसान होगा। तो उसमें क्या होता है जब पानी इस तरीके से सीपेज के थ्रू आता है तो वो एक अपलिफ्ट प्रेशर एग्जिट करता है, वही दूसरा पॉइंट आपका कि भाई अपलिफ्ट प्रेशर भी जो है सीपेज होता है। तो इसके लिए क्या है कि आप उसको जो फ्लोर की जो थिकनेस है वो आप इंक्रीज कर दो और उसको इम्परवियस फ्लोर बना दो जिससे कि पानी अंदर परकोलेट ना हो सके। तो प्रोवाइड सफिशिएंट थिकनेस ऑफ द इम्परवियस फ्लोर और प्रोवाइड पाइल एट द अपस्ट्रीम एंड ऑफ द इम्परवियस फ्लोर। अपस्ट्रीम एंड पे आपने जब आप शीट पाइल्स लगा दोगे तो उसको लंबा जो है पाथ फॉलो करना पड़ेगा और उस वजह से जो आपका फ्लोर है उसको नुकसान कम होगा, ठीक है। फिर आता है ड्यू टू सरफेस फ्लो कि बाय सक्शन ड्यू टू स्टैंडिंग वेव और हाइड्रोलिक जंप या फिर बाय स्कोर ऑन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द वेव। इसकी रेमेडीज क्या है कि प्रोवाइड एडिशनल थिकनेस ऑफ द इम्परवियस फ्लो टू काउंटर बैलेंस द सक्शन प्रेशर ड्यू टू स्टैंडिंग वेव, कि जब वो सक्शन करके पानी ज़्यादा ले लेता है तो आप उसमें वही है कि आप डाउनस्ट्रीम में इम्परवियस फ्लो लगा दो उससे बचने के लिए। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि बाय स्कोर ऑन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वियर, कि उसमें स्कोरिंग भी हो सकती है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। तो उसका रेमेडीज क्या है दोस्तों, प्रोवाइड deep piles both at upstream downstream and the previous floor. These piles are to be driven up to a depth much below the calculated score depth। मतलब आपकी जो स्कोर डेप्थ होगी, जैसे अगर ये आपका फ्लोर है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर मान लो पानी स्कोर यहाँ तक कर रहा है तो आपकी जो शीट पाइल्स की जो डेप्थ होगी वो आप इससे भी नीचे तक लेके जाओ, इस तरीके से लेकर के जाओ, तो वो कितना नीचे आएगा, तो आपको जो स्कोर डेप्थ है उससे नीचे आपको अपनी शीट पाइल्स की डेप्थ लेकर के जानी पड़ेगी जिससे कि वो उसको स्कोर ना कर पाए। तो ये इसने बोला है कि प्रोवाइड डीप पाइल्स बोथ एट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ द इम्परवियस फ्लोर। दिस पाइल्स आर टू बी ड्रिवन अप टू अ डेप्थ मच बिलो द कैलकुलेटेड स्कोर डेप्थ से भी नीचे आपको लेके जानी पड़ेगी। प्रोवाइड लॉन्चिंग एप्रोन आपको देना पड़ेगा, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टोन लिंक करनी पड़ेगी जिससे कि जो पानी है वो आगे वो नुकसान ना पहुँचे और पानी आगे आपके डाउन स्ट्रीम की तरफ ना जाए, ठीक है। एंड थिकनेस एट अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम एंड्स ऑफ द इम्परवियस, ठीक। फिर आता है दोस्तों क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्रॉस ड्रेनेज वर्क अपने आप में इरिगेशन का
बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें क्या होता है, देखो दोस्तों, क्या होता है कि क्लोज ड्रेनेज वर्क क्या होता है, पहले अपन एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्लोज ड्रेनेज वर्क इज ए स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड फॉर कैरिंग ए कैनाल ओवर ए नेचुरल ड्रेन इंटरसेप्टिंग द कैनाल सो एज टू डिस्पोज द ड्रेनेज वाटर विदाउट इंटरप्टिंग द कंटिन्यूस कैनाल सप्लाई। क्या होता है कि आप कभी मान लो 100 किलोमीटर लंबी आप कैनाल बना रहे हो, ठीक है, आप तो 100 किलोमीटर लंबी कैनाल बना रहे हो। अब ऐसा तो होगा नहीं कि बीच में कुछ आएगा नहीं, तो कई बार होता है कि कैनाल के बीच में कई बार आपके नेचुरल ड्रेन आ गई, ठीक है, ये नेचुरल ड्रेन आ गई, तो नेचुरल ड्रेन की वजह से अब आपको कैनाल को और नेचुरल ड्रेन को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने हर बार कैनाल को ड्रेन में मिला दिया या ड्रेन के पानी को कैनाल में मिला दिया, या आपने ड्रेन रोक दी या कैनाल रोक दिया, आपने अलाइनमेंट चेंज कर लिया। आप ऐसा ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि कैनाल का अलाइनमेंट ज़्यादा चेंज करना भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कैनाल जो होती है आपकी स्ट्रेट होती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आपको क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज स्ट्रक्चर, अब इसमें अब आप डेफिनेशन समझने की कोशिश करना कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज ए स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड फॉर कैरिंग ए कैनाल अक्रॉस ए नेचुरल ड्रेन और रिवर इंटरसेप्टिंग द कैनाल सो एज टू डिस्पोज द ड्रेनेज वाटर विदाउट इंटरप्टिंग द कंटिन्यूस कैनाल सप्लाई। दीज आर अनअवॉइडेबल इन एनी टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स को अवॉइड कब तक करोगे, क्योंकि अगर आपके 100 किलोमीटर लंबे कैनाल है तो ज़रूर उसमें 5 से 7 क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर आ ही जाएंगे, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ सीडी वर्क्स द अलाइनमेंट ऑफ कैनाल शुड बी जनरली अलोंग द वाटरशेड और रिज लाइन में होता है, सो दैट वी हैव लेस नंबर ऑफ रेचुरल। कोशिश की जाती है कि आप जो सीडी स्ट्रक्चर जो लाओगे, सीडी वर्क जो लाओगे, वो मिनिमाइज करो। कैसे मिनिमाइज करोगे कि आपकी जो कैनाल है वो अलोंग दी रिज लाइन हो, पर ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि आपको जो आपकी जो कैनाल है वो रिज लाइन के अकॉर्डिंग हो सके। आपको कंटूर कैनाल भी बनानी पड़ती है उसके, ठीक है। तो अब अपन एक एक करके बात करते हैं कि टाइप ऑफ क्रोज। आप एक बार एक चीज़ समझ लोगे इसमें, तो आपको बाकी दोनों तीनों चीज़ अपना समझ में आ जाएगी। अभी बोल रहा एक्यूडक्ट क्या है, कि मान लो ये आपकी कैनाल जा रही है, ठीक है, ये हो गई आपकी कैनाल, और अब इसके ऊपर से, मतलब ये आपकी कैनाल जा रही है और इसके नीचे से आपकी नेचुरल ड्रेन जा रही है, जिसका कि फ्लो इस तरीके से मान लो, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी कैनाल, ये हो गई आपकी दोस्तों ड्रेन, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि कैनाल आपकी नेचुरल ड्रेन से ऊपर जाएगी, तो इसको आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। तो ये कंडीशन कब आती है, आप एक्यूडक्ट कब दोगे, कि जब ड्रेन का HFL, ध्यान देना कि ड्रेन का HFL जो है कैनाल के बेड लेवल से भी डाउन हो। समझ आ रही है चीज़ें, मतलब ये दोनों कहीं भी आपस में टच नहीं होने चाहिए। जैसा अपन देखते हैं ना कई बार कि जो रिवर जो नदी के ऊपर जो रेलवे पुलिया होता है, रेलवे ब्रिज जो होता है, वो एकदम सीधा ऊपर से जाता है। तो इस समय क्या होता है कि जो पुलिया का जो बॉटम पोर्शन होता है, जो स्लैब का जो बॉटम पोर्शन होता है या ट्रैक का जो बॉटम पोर्शन होता है, वो कभी भी जो रिवर होता है या कोई भी ड्रेन होती है उसके HFL से भी वो ऊपर होता है, वो कहीं भी टच में नहीं होते। तो ऐसी दोनों का ऐसी कंडीशन इस केस में भी होगी कि कैनाल का जो बेड लेवल है, कैनाल का जो बेड लेवल है वो नेचुरल ड्रेन के HFL से भी ऊपर होगा, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, एक्यूडक्ट कहा जाएगा। अब मान लो कि कोई बंदा इधर खड़े होकर के देख रहा है, कोई बंदा इधर खड़े होकर देख रहा है, तो उसको कैसे दिखेगी ये चीज़, उसको ऐसे दिखेगी कि ये तो आपकी गई ड्रेन, ठीक है, और कैनाल का जो पोर्शन होगा जो एक्यूडक्ट जो जाएगा वो ऐसे जाएगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो कैनाल का बेड लेवल है, ठीक है, और ये होगा ड्रेन का HFL, ठीक है। तो इस ड्रेन का HFL कैनाल के बेड लेवल से भी नीचे होगा। समझ आ गया आपको चीज़, क्या बोला मैंने, कि जो ड्रेन का HFL है वो कैनाल के बेड लेवल से भी नीचे होगा, देन दैट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज द एक्यूडक्ट, ठीक है। अब आप एक बार लैंग्वेज पढ़ लो कि लैंग्वेज में क्या है, कि एन एक्यूडक्ट इज a hydraulic structure, it carries a canal through a trough across and above the drainage, similar to a bridge, in which instead of a road or railway canal in which instead of a road and railway canal is carried over a natural drain. In case of an aqueduct, HFL of the drainage should remain lower than the level of the underside of the canal trough. The canal water is taken across the drain in a trough supported on piers. मतलब आप समझ गए कि आपका जो कैनाल का जो बेड लेवल है वो नेचुरल ड्रेन के HFL से भी ऊपर होना चाहिए। चीज़ आ गई समझ में, इतनी सिंपल चीज़ है। साइफन एक्यूडक्ट में क्या होता है कि होता तो यही है कि ये आपकी नेचुरल ड्रेन जा रही है और कैनाल ऊपर ही होती है, कैनाल ऊपर से ही जाती है। पर इस केस में क्या होता है कि अगर मान लो ये जो टॉप वाला पोर्शन है ये आपका HFL हो गया,
ये एचएफएल हो गया ड्रेन का। तो इस केस में क्या होता है कि जो कैनाल का जो बेड लेवल है वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाता है, एचएफएल के अंदर मिल जाता है। इसका मतलब कि जो कैनाल का बेड लेवल है वो एचएफएल से थोड़ा सा नीचे रहता है, इसका मतलब मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को क्या क्या उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा? दैट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज ए साइफन एक्विडक्ट। क्या हुआ कि साइफन एक्विडक्ट इज ए क्लोज्ड ड्रेनेज स्ट्रक्चर सिमिलर टू एन एक्विडक्ट एक्सेप्ट दैट स्ट्रीम बेड इज डिप्रेस्ड। अब ध्यान देना, इसने लिखा है कि स्ट्रीम बेड इज डिप्रेस्ड लोकली वेयर इट passes अंडर द trough of the canal and the barrels discharge the stream flow under pressure. Siphon aqueduct constructed where the water surface level of the drain at high flood is higher than the canal bed। मतलब जो एचएफएल हो गया ड्रेन का वो बेड लेवल से थोड़ा सा हाई रहता है। ठीक है, जाएगा ऊपर से, पर जो कैनाल का बेड और जो ड्रेन का एचएफएल है वो दोनों मिक्स हो गया। अब जैसे ये कि ना कैनाल साइफन द फ्लो इज, कैनाल साइफन में जो फ्लो होता है वो होता है पाइप फ्लो। उसके बाद है दोस्तों व्हेन ए कैनाल इज कैरिड ओवर नेचुरल ड्रेनेज स्ट्रक्चर, जब आपकी कैनाल ड्रेन से ऊपर जा रही है तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा दोस्तों? दैट इज एक्विडक्ट। फिर आता है कि द प्रेशर एट द समिट ऑफ ए साइन दैट इज लेस देन एटमोस्फेयर। समिट ऑफ ए साइन क्या हो गया कि मान लो यहाँ से कोई पानी जा रहा है इधर से, और इधर से कोई पहाड़ी आ गई बीच में, तो आपको यहाँ से पानी निकालना पड़ेगा। इस तरीके से कोई पहाड़ी आ गई, इधर पहुँचाना है आपको, तो यहाँ से आपको पानी आपका इसके थ्रू जाएगा। तो समिट आ गया मतलब टॉप पर आ गया। तो टॉप पर आता है तो आपका जो प्रेशर होता है दोस्तों वो नेगेटिव हो जाता है। दिस प्रेशर इज नेगेटिव, नेगेटिव प्रेशर हो जाता है। तो इसका जो पानी होता है उसको वो सक्शन के थ्रू खींच लेता है अपने अंदर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि प्रेशर एट द समिट, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? नेगेटिव, मतलब कि दैट इज लेस देन एटमोस्फेरिक। एटमोस्फेरिक से प्रेशर कम हो गया तो उस प्रेशर को आपने नेगेटिव प्रेशर कह दिया। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था। ठीक है, फिर आ गया दोस्तों सुपर पैसेज और साइफन। सुपर पैसेज में क्या हुआ कि इस बार जो आपका ड्रेन है वो ऊपर हो गया और कैनाल नीचे हो गया। बस इतना ही फर्क आया कि आपका जो ये तो हो गई आपकी कैनाल। ठीक है, और अब की बार आपकी जो ड्रेन है वो ऊपर हो गई। तो आपका ड्रेन का जो भी आपका एचएफएल होगा या एफएसएल होगा या उससे जो भी टॉप बैंक लेवल होगा वो कैनाल के जो बेड है उससे भी नीचे होगा। ये हो गया आपका सुपर पैसेज। साइफन में क्या होगा? साइफन में सेम वही होगा, ड्रेन ऊपर से जाएगी, पर इसका जो एचएफएल होगा, ठीक है, मान लो तो ड्रेन का जो बेड है वो लगभग इसको टच कर लेगा। ठीक है, तो एक बार लैंग्वेज आप पढ़ लो कि सुपर पैसेज सिमिलर टू ए ब्रिज इन विच नेचुरल ड्रेन इज कैरिड ओवर द कैनाल। सुपर पैसेज इज रिवर्सल ऑफ एन एक्विडक्ट। भाई एक्विडक्ट में क्या होता है? कैनाल ऊपर से जाती है, सुपर पैसेज में नेचुरल ड्रेन ऊपर से जाती है। फिर क्या हुआ दोस्तों? सेकंड आया साइफन। साइफन में क्या हुआ कि साइफन इज सिमिलर टू साइफन एक्विडक्ट विद द डिफरेंस दैट इन केस ऑफ साइफन कैनाल वाटर इज कैरिड थ्रू दी बैरल्स अंडर द ड्रेन, मतलब कैनाल का जो वाटर है वो अंडर द ड्रेन जाएगा। बैरल्स इन दिस केस ऑल्सो एक्ट्स एज इन्वर्टेड साइफन थ्रू विच कैनाल वाटर फ्लोज अंडर द प्रेशर। ठीक है, उसके बाद आ गया क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स एडमिटिंग द ड्रेन वाटर इनटू द कैनाल। कि इन दिस टाइप ऑफ सीडी वर्क्स कैनाल वाटर और ड्रेन वाटर दोनों आपस में इंटरमिंगल हो जाता है, मतलब दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। और उस जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहा जाता है आपका लेवल क्रॉसिंग और इनलेट एंड आउटलेट। ज़्यादा कुछ है नहीं अब इसमें पढ़ने के लिए कि सजेस्ट द स्ट्रक्चर व्हेन ए कैनाल एंड द ड्रेनेज बेड लेवल आर प्रैक्टिकली एट द सेम लेवल। जब आपका कैनाल और ड्रेनेज बेड लेवल सेम लेवल पर है तो उसको आपको लेवल क्रॉसिंग कहा जाएगा। साइफन आपको समझ में आएगी, इनलेट आउटलेट समझ आएगा, और एक्विडक्ट आपको पता ही है। अब आप देख लो लेवल क्रॉसिंग क्या होता है। Level crossing is a cross drainage structure in which drainage and canal meet each other at approximately same level. Consists of a regular with quick falling shutters across the drain at its downstream junction with the canal. Such arrangement is adopted both the canal and drainage carry considerable discharge later during the high flood season when siphoning either the canal or the stream proves to be extremely costly or else the head loss through the surface siphon barrels is very high. Arrangement is practically similar to that of provided on a canal and headwork. ठीक है, in this arrangement perennial discharge is used advantageously in order to increase the canal supply। मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं थ्योरी में पढ़ने के लिए, आपको बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इनलेट आउटलेट भी वही होगा कि इनलेट में इट इज़ एन ओपन कट ए पाइप विच प्रोवाइडेड इन ए कैनाल बैंक सुटेबली प्रोटेक्टेड बाय विच to pass the drain water into the canal. It is not necessary that number of inlet and outlet should be same। ये कोई नेसेसरी नहीं होता कि आपको जो नंबर ऑफ इनलेट और आउटलेट है वो सेम हो। इनलेट इज अ नॉन रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर है, आउटलेट इज अनदर ओपन कट इन द कैनाल बैंक विद बेड एंड साइड ऑफ कट्स प्रॉपर्ली पिच्ड। ठीक है, अब आती है दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़, कैनाल फॉल्स। कैनाल फॉल्स अपन कब प्रोवाइड करते हैं कि जब आपका जहाँ आपको कैनाल कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसका जो नेचुरल स्लोप है, नेचुरल ग्राउंड स्लोप है, वो बहुत ज़्यादा स्टीपर हो इन कंपैरिजन ऑफ द डिज़ाइन स्लोप। तो आपको फिर
तो आपको फॉल्स प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मान लो अगर 20 किलोमीटर की का स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीपर हो तो आप सब पूरे को उसमें अर्थ वर्क करते गए और उसको डिज़ाइन स्लोप के अपने इक्विवेलेंट बनाने की अगर आप कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेगा और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो इस केस में क्या किया जाता है कि आपको सीधा आपको फॉल्स दे दिया जाता है, जिससे कि जो वाटर लेवल है वो अपना और जो स्लोप है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको क्या लिखा है कि when the available natural ground slope is steeper than the design bed slope of the channel, the difference is adjusted by the by constructing the vertical falls or drop in canal bed at suitable intervals। ये ठीक है, such a drop in natural canal bed will not be able to stand, so as a masonry structure is to be constructed known as canal fall or canal drop। ठीक है, अब कौन कौन से कैनाल फॉल होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, वो आप सब अपन जितने भी कैनाल फॉल हैं वो अपन सब डिस्कस करने वाले हैं। उसमें क्या है कि कैनाल फॉल इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द चैनल टू परमिट लोअरिंग डाउन द वाटर लेवल इन ऑर्डर। इसमें क्या चीज़ होती है, दो इसके प्रॉफिट हुए अपन, दो फायदे होते हैं कैनाल फॉल के, कि आपको ये आपका डिज़ाइन स्लोप था, ठीक है, ये आपका अवेलेबल ग्राउंड स्लोप है, तो आपको वैसे तो स्लोप यूँ जा रहा है, ठीक है, पर डिज़ाइन स्लोप को आपने कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक फॉल दे दिया, तो अब यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, फिर आपका मतलब ये डिज़ाइन स्लोप के इक्विवेलेंट लाने के लिए आपने इसमें फॉल दे दिया, तो इसका मतलब आपको स्लोप एडजस्ट करने के लिए एक तो कैनाल फॉल काम में है, प्लस जब आप फॉल दोगे तो उससे बहुत सारी एनर्जी भी डिसिपेट होगी। ठीक है, द फॉल इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द चैनल टू परमिट लोअरिंग डाउन ऑफ वाटर लेवल इन ऑर्डर टू डिसिपेट द सरप्लस एनर्जी, क्योंकि जब पानी ऐसे ऐसे गिरेगा बहुत तेज से तो उसमें से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, तो उसको कैसे अपन को प्रिकॉशन में लेना है, उसको कैसे अपन को टेक केयर करनी है, वो भी चीज़ अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला है ओजी फॉल्स। ओजी फॉल्स में क्या, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन गोल्डन, आप पहले समझ लो, बहुत बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि ये आपका अपस्ट्रीम बेड हो गया, ये आपका वो वियर हो गया। ठीक है, वियर में क्या किया कि आपने एक यहाँ पर रबर मेसनरी लगा दी और इस तरीके से एक सीमेंट कंक्रीट की फ्लोरिंग कर दी 1-2-4 के रेशियो की। ठीक है, तो उसमें आपने क्या किया कि पानी इस तरीके से गिरेगा आपका, तो अगर आपका पानी, आप समझना मेरी बात को, कि अगर आप सीधा इसको ऐसे वर्टिकली गिराते तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, अपना स्ट्रक्चर खराब हो जाता। तो उससे बचने के लिए क्या किया आपने, यहाँ रबर मैसनरी बैकअप में डाल करके इधर आपने फ्लोरिंग कर दी सीमेंट कंक्रीट की, जिससे कि जो पानी आएगा वो इस तरीके से आएगा। इसमें जो आपके दो तरीके के कर्व बनेंगे, एक तो हो गया आपका एक कॉन्वेक्स और एक हो गया आपका एक कॉनकेव। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स और ये हो गया आपका कॉनकेव। समझना कि वाटर इज लेट डाउन ग्रेजुअली बाय प्रोवाइडिंग कॉन्वेक्स और कॉनकेव कर्व। कॉन्वेक्स और कॉनकेव कर्व आपने दिया तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें नहीं आई। देयर वॉज हैवी ड्रो डाउन, यहाँ पर ड्रोडोन था ही बहुत ज़्यादा। आप ड्रोडोन देख रहे हैं कि पानी यूँ आता और फिर इधर से ऐसे वाटर सरफेस आ रही है, ऐसे ऐसे वाटर सरफेस आ रही है, तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज ए ड्रोडाउन। तो देयर वाज हैवी ड्रोडाउन ऑन अपस्ट्रीम साइड रिजल्टिंग इन लोअर डेप्थ, हायर वेलोसिटी एंड कॉन्सिक्वेंट बैड इरोजन ड्यू टू स्मूथ ट्रांजिशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो वाज नॉट एट ऑल डिसिपेटेड कोजिंग इरोजन ऑफ डाउनस्ट्रीम बेड एंड बैंक्स। और उससे क्या होगा, आपका जो डाउनस्ट्रीम बेड है उसका इरोजन हो जाएगा। इसलिए इसके लिए आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर रबर मैसनरी लगा दी और यहाँ पर आपने कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपने इस तरीके से फ्लोरिंग दी थी। ठीक है, जो हो गया आपका ओजी फॉल। दूसरा होता है रैपिड फॉल। रैपिड फॉल क्या होता है कि आपका लॉन्ग रैपिड एट स्लोप 1.15 से 1.20 जेंटली स्लोप ग्लेसिस विद बॉर्डर फेसिंग प्रोवाइडेड, देवर क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग रैपिड है, मतलब 1.15 टू 1.20 स्लोप आपका ये जो रैपिड फॉल है ये आपका बहुत कॉस्टली, इसलिए इसको अपन कंसीडर नहीं करते, इसको अपन जनरली इंप्लीमेंट नहीं करते हैं साइट में। ठीक है, फिर हो गया आपका ट्रेपेजोइडल नोच फॉल। ट्रेपेजोइडल नोच फॉल में क्या हुआ आपने कि इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेपेजोइडल नोचेस कंस्ट्रक्टेड इन हाई क्रेस्टेड वॉल विद ए स्मूथ एंट्रेंस एंड ए फ्लैट सर्कुलर लिप प्रोजेक्टिंग डाउन स्ट्रीम। इसमें क्या किया आपने, मैं एक बार आपको थोड़ा सा जूम इन करके बता देता हूँ। ये जो आपको सिल दिख रही है, ये जो सिल है इसके अंदर लिप है, ये जो है फाउंडेशन ऑफ वॉल, ये जो लिप है इस तरीके से बनी हुई है, और आपने यहाँ जो अपस्ट्रीम एफएसएल और नोच पे ये आपको दिख रहे हैं, ये आपने इस तरीके से नंबर ऑफ ये सीरीज आपने यहाँ पर लेइंग कर दी, और ये आपका टॉप ऑफ कैनाल बैंक आ गया। तो जो पानी आएगा वो इस लिप के थ्रू जाएगा और उसके बाद ये सीधा डाउन स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेपेजोइडल नोचेस कंस्ट्रक्टेड इन हाई क्रेस्ट इन
high crested wall with a smooth entrance and a flat circular lip projecting downstream from the each node to spread out the falling jet. फिर लिखा है कि depth discharge relationship remains practically unaffected due to introduction of the fall, so there is neither drawdown or nor heading up of the water as the channel approaches the fall. तो ना ही तो उसमें आपको कोई drawdown हो ना कुछ हो, क्योंकि ये जो है लिप के थ्रू आपका पानी इसमें जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका वेल टाइप सिलेंडर फॉल्स और साइफन फॉल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ फॉल कंसिस्ट ऑफ एन इनलेट वेल। अब आप समझने की कोशिश करना डायग्राम के थ्रू कि ये आपका पानी आया, ये आपका पानी पूरा वॉल में जम गया, और अब ये आपका ये जो है डेप्थ ऑफ वाटर क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। कैसे क्रिएट हो जाएगी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आप ये जो आपने डिफरेंस दे रखा है, ये वाला जो डिफरेंस है आपका, जब मतलब अब इसमें क्या होगा कि एक बार पानी गिरेगा उसके बाद पानी के ऊपर पानी गिरेगा, तो पानी के ऊपर जब पानी गिरेगा तो उसमें अपने स्ट्रक्चर पर तो कुछ नुकसान आएगा नहीं। तो जब स्ट्रक्चर पर कुछ नुकसान हो आएगा नहीं, और जब इस लेवल तक पानी भर जाएगा, इस लेवल तक सॉरी, उसके बाद पानी इधर आप इसको जो ह्यूम पाइप के थ्रू आप इसमें पास कर देंगे, उसके बाद पानी आपका डाउन स्ट्रीम में चला जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि अगर आप ये प्रोवाइड नहीं करते ये वाली डेप्थ, तो पानी आपका इधर आता पानी फिर सीधा इधर जाता, फिर इधर आता इधर सीधा जाता। तो ये जो आपने ये क्रिएट कर दिया, इससे क्या होगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा और फिर पानी के ऊपर पानी गिरेगा। पानी के ऊपर पानी गिरने से जो उसकी एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाएगी और अपने स्ट्रक्चर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जब पानी इस लेवल तक आएगा तो फिर वो पाइप के थ्रू सीधा डाउन स्ट्रीम में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि दिस टाइप ऑफ फॉल कंसिस्ट ऑफ एन इनलेट वेल विद पाइप एट इट्स बॉटम कैरिंग वाटर फ्रॉम द इनलेट वेल टू ए डाउन स्ट्रीम well or cistern. The portion of well between the bed level of downstream opening and still level of well acts as a silting basin for the dissipate of the energy in case of falls. ध्यान देना, ये वाला जो आपका जो वेल टाइप और जो सिलेंड्रिकल फॉल्स है, जो साइफन फॉल्स है, ये मैंडेटरी होता है अगर आपकी जो फॉल की डेप्थ है वो 1.8 से ज़्यादा और डिस्चार्ज अगर 0.29 क्यूमेक्स से ज़्यादा होता है, ठीक है। समझ में आ गया क्या हुआ कि वेल आपने इसमें वेल बना दिया, वेल के अंदर पानी के ऊपर पानी गिरेगा, एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी और अपने स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसके बाद जब पानी इस लेवल तक आएगा उसके बाद पानी पाइप के थ्रू डाउन स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों सिमिलर वर्टिकल ड्रॉप टाइप और या शारदा फॉल। शारदा फॉल क्या होता है दोस्तों, शारदा फॉल एक यूपी में कैनाल है, शारदा कैनाल, उसके लिए बनाया गया था, आप इन्हें ये सब एडजस्ट करने के लिए कि ए रेज्ड क्रेस्ट फॉल विद ए वर्टिकल इम्पैक्ट वॉज द फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस इन द शारदा कैनाल इन यूपी। इट वॉज सिंपल एंड क्वाइट इकोनॉमिकल। उसमें क्या किया अपन ने, ये आपका टॉप पोर्शन हो गया, ये आपने बना दिया। इसके बाद अपन ने ये फ्लोर ऑफ वाटर कुशन बना दिया कि यहाँ पर आपने एक कुछ यहाँ पर आपने एक फ्लोरिंग दे दी इसकी सीमेंट कंक्रीट की, और यहाँ पर जो ऊपर की तरफ आपने इधर अपस्ट्रीम बेड पिचिंग यूज़ करके ये आपकी ड्रॉप फॉल हो गई। तो इसमें भी क्या होगा कि आपने इसमें वाटर की जो प्रोफाइल है, वाटर की प्रोफाइल क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी। वाटर की प्रोफाइल जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। और ये आपने पानी इसके ऊपर आपने क्या किया कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपने खड़ा कर दिया। तो जब एक बार यहाँ पानी गिरेगा तो उसके बाद फिर वो पानी के ऊपर पानी गिरता जाएगा, वही वाला कॉन्सेप्ट वेल वाला। पर इसमें आपने वेल नहीं बनाया, ध्यान देना, उसमें आपने वेल नहीं बनाया क्योंकि ये वाला इकोनॉमिकल है। इट वॉज सिंपल एंड क्वाइट इकोनॉमिकल इन दिस टाइप ऑफ फ्लो द नेपी impinges into the water cushion below, ठीक है। देयर इज नो क्लियर हाइड्रोलिक जंप, तो कुछ हाइड्रोलिक जंप आएगी नहीं क्योंकि एक बार पानी गिरा उसके बाद पानी होगा। उसके बाद जब तक ये इस लेवल तक नहीं पहुंच जाता, जब तक ये पानी इसको ओवरफ्लो नहीं कर रहा, तब तक वो डाउन स्ट्रीम में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट हुआ ये हुआ शारदा फॉल का, जो कि अभी आज के टाइम पे भी काफ़ी यूज़ होता है। उसके बाद स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल अपन ने लास्ट वाले में डिस्कस किया था कि जो ग्लेसिस फॉल है वो ग्लेसिस के थ्रू आप ग्लेसिस क्रिएट कर देते हो, तो हाइड्रोलिक जंप इज मेड टू अकर ऑन दी ग्लेसिस कोजिंग सफिशिएंट एनर्जी। अपन एक ग्लेसिस क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद जो उसका जो भी एनर्जी होती है वो वहीं की वहीं डिसिपेट हो जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मोन्टेक टाइप का। मोन्टेक टाइप फॉल में क्या होता है कि जिस प्रोफाइल में पानी गिरने वाला होता है, मान लो इस प्रोफाइल में पानी गिरने वाला होता है, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी ऐसा होगा, तो आपने उसी तरीके का लगभग आपने उसी तरीके का सेक्शन बना दिया जिससे क्या है पानी इसी के साथ साथ गिरता रहेगा। इसी के साथ साथ पानी गिरेगा तो पानी सीधा ऐसे नहीं गिरेगा, मतलब आपका पानी ऐसे गिरेगा और ऐसे पानी गिरेगा, तो उसके अंदर एनर्जी आपका डिसिपेट हो जाएगी, एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी और अपने स्ट्रक्चर को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। कैसे कि द एनर्जी डिसिपेशन ऑन ए स्ट्रेट ग्लेसिस रिमेन इनकम्प्लीट ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल रिमेनिंग अनअफेक्टेड। एन इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी डिसिपेशन मे बी ब्रॉट आउट इन दिस टाइप ऑफ फॉल बट यूजिंग पैराबोलिक ग्लेसिस इन प्लेस ऑफ स्ट्रेट ग्लेसिस इट इज़ कॉस्टली और डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट करना। तो इससे को डिफिकल्ट है कि आपको इसको पानी की प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल में पानी गिरता है उसी प्रोफाइल में आपको इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो मोन्टेक टाइप है इसको कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और थोड़ा कॉस्टली भी होता है, इसलिए भी अपन इसको भी अवॉइड करते हैं। उसके बाद आता है इंग्लिश फॉल। इंग्लिश फॉल में आपके कुछ भी नहीं है,
इंग्लिश फॉल में क्या हुआ आपका कि यहाँ से पानी आएगा, अप स्ट्रीम से पानी आएगा, उसके बाद आपने ये बैफल वॉल लगा दी। आप इंग्लिश फॉल बोल रहे हो, बैफल वॉल बोल लो, ये आपने इस तरीके से बैफल वॉल लगा दी, और वो वही सब चीज़ें है कि आपका जो पानी इकट्ठा होगा उसके बाद बैफल वॉल के थ्रू जाएगा, फिर इधर से पानी इकट्ठा होगा और फिर यहाँ पर अपने स्टोन पिचिंग के थ्रू यहाँ पर आपने डाउन स्ट्रीम में पहुँचा दिया। मतलब इंग्लिश फॉल गया आपने कि बैफल वॉल लगा दी। अब इसके कुछ एक दो पॉइंट अब आप पढ़ लेते हैं कि स्ट्रेट ग्लेसिस टाइप fall when added with a baffle platform and baffle wall as was developed by English is called English fall and और baffle wall कहा जाता है इसको क्योंकि it was developed by English. They are quite suitable for all discharges and for drops of more than 1.5 मीटर, जहाँ ड्रॉप 1.5 से ज़्यादा हो वहाँ पे इंग्लिश फॉल डाल सकते हो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद they can be flumed easily as to affect economy. They make use of horizontal impact for energy dissipation. इसमें जो है आपका जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है उसकी भी लेंथ अच्छी खासी हो, इसलिए एनर्जी डिसिपेशन आपका इजीली हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ एक रिकमेंडेशन, सम रिकमेंडेशन, इसका आप भले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप एक बार खुद पढ़ने की कोशिश करना कि इसमें क्या क्या होता है। कि वर्टिकल ड्रॉप्स, मतलब इसमें बताया गया है कि किस किस फॉल को आप किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो वर्टिकल ड्रॉप फॉल से आर क्वाइट सूटेबल फॉर डिस्चार्ज अप टू 15 क्यूमेक। ठीक है, जो वर्टिकल फ्लोर है वो 15 क्यूमेक के लिए सूटेबल होते हैं एंड ड्रॉप्स अप टू 1.5 मीटर के लिए। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल टाइप फॉल वर्क सेटिस्फैक्टरली फॉर ऑल कंडीशन इफ अनफ्लूम। ठीक है, बट इन दैट केस दे बिकम कॉस्टली। उसके बाद बैफल वॉल के बारे में बताया, इट में भी यूज फॉर ऑल डिस्चार्ज व्हेन ड्रॉप इज मोर देन 1.5 मीटर। ये तो अपन ने अभी भी जस्ट पढ़ाया था कि 1.5 मीटर तक का अगर ड्रॉप हो तो आप इंग्लिश फॉल या बैफल वॉल यूज़ कर सकते हो। वेल टाइप फॉल्स आर सूटेबल एंड इकोनॉमिकल फॉर हाई ड्रॉप्स। जहाँ पर आपका ड्रॉप बहुत ज़्यादा हाई है वहाँ आप वेल टाइप फॉल मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए यूज़ करना, वो अपन ने देखा था लो डिस्चार्ज के लिए। ठीक है, दे कैन हैंस बी इजीली यूज एंड एज टेल एस्केप ऑफ द स्मॉल चैनल। तो ये कुछ एक रिकमेंडेशन है जो अभी अपन ने अभी तक जितने भी टाइप के फॉल पड़े कि किस टाइप का फॉल आपका कौन सी कंडीशन में यूज़ करना है। उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन है दोस्तों जो अपन देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। कि इरीगेशन कैनाल्स आर जनरली अलाइंड अलोंग दैट इज रिज लाइन। रिज लाइन मतलब कि आपका जो कैनाल है, जो आपकी कैनाल है, मतलब इस तरीके से कैनाल बना दी मेन, तो इसके दोनों साइड का पानी, इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का, मतलब दोनों रिज पर कैनाल है। मतलब यहाँ का जो कैनाल का जो लेवल है वो टॉप है, मतलब यहाँ का लेवल 110 है तो यहाँ का लेवल आप 105 मान लो और यहाँ का लेवल आप 104 मान लो। तो इस तरीके से मतलब दोनों तरफ आप एरिया को इरीगेट कर सकते हो, दैट इज अ रिच कैनाल। नेक्स्ट आता है इन ए कैनाल साइफन द फ्लो इज पाइप फ्लो, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मैंने कैनाल एंड ड्रेनेज अप्रोच ईच अदर एट द सेम लेवल। अगर सेम लेवल पे होता है आपका कैनाल और ड्रेनेज तो वो कौन सा होता है दोस्तों, दैट इज लेवल क्रॉसिंग। फिर नेक्स्ट आता है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट कि इन फ्री फ्लडिंग इरीगेशन वाटर इज एडमिटेड एट वन कॉर्नर ऑफ ए फील्ड एंड इट इज अलाउड टू स्प्रेड ओवर द एंटायर एरिया, ये गलत हुआ होगा। इन चेक इरीगेशन मेथड द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू सम कंपार्टमेंट्स एंड वाटर इज एडमिटेड टू इच, ये तो बिल्कुल गलत है। चेक मेथड इरीगेशन का अपन ने पढ़ा था। फ्री फ्लडिंग का भी अपन ने पढ़ा था कि फ्री फ्लडिंग में तो पूरे अपन ग्राउंड के अंदर पानी पानी छोड़ देते हैं। फिर आता है इन फरो इरीगेशन वाटर इज एडमिटेड बिटवीन द रोज ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड, ये भी नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों व्हेन ए कैनाल इज कैरिड ओवर ए नेचुरल ड्रेनेज द स्ट्रक्चर। ये आपको पता ही है कि जब एक कैनाल आपके नेचुरल ड्रेनेज से ऊपर जाएगी तो जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है दोस्तों, दैट इज एक्विडक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन है कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि इन ए लेवल क्रॉसिंग ए क्रेस्ट विद इट्स टॉप एट द कैनाल एफएसएल इज प्रोवाइडेड अक्रॉस द ड्रेनेज एंड इट्स अपस्ट्रीम जंक्शन विद कैनाल। लेवल क्रॉसिंग में क्या होता है कि क्रेस्ट with its top canal FSL is provided across the drainage at its upstream junction। बिल्कुल सही है, लेवल क्रॉसिंग में दोनों के लेवल मैच हो जाते हैं। इन ए लेवल क्रॉसिंग रेगुलेटर्स प्रोवाइडेड अक्रॉस द ड्रेनेज एट इट्स डाउनस्ट्रीम, सही है। और ऑप्शन नंबर सी भी सही है कि इन ए लेवल क्रॉसिंग क्रॉस रेगुलेटर्स प्रोवाइडेड ऑन द कैनाल बिलो द क्रॉसिंग। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट आता है द मेन फंक्शन ऑफ अ डाइवर्जन हेडवर्क ऑफ अ कैनाल फ्रॉम ए रिवर इज। कि मेन फंक्शन क्या है डाइवर्जन हेडवर्क का कि ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए रिवर इज कि उसको टू रेज दी वाटर लेवल रेज करना। क्या होता है कि जब आपकी रिवर ऐसे जाती है मान लो और यहाँ पर आपने कोई डाइवर्जन हेडवर्क बना दिया, ये आपका अप स्ट्रीम हो गया, ये आपका डाउन स्ट्रीम आ गया, तो जब आपने ये हो गया आपका डाइवर्जन नेटवर्क, तो मतलब जो अगर पानी यहाँ से यहाँ आ रहा था तो उसमें आपने गेट सिस्टम लगा दिया, गेट सिस्टम लगा दिया तो आपने जब तक गेट बंद रहेगा तो ऑलरेडी पानी इधर की तरफ इकट्ठा हो रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर पॉन्डिंग हो जाएगी और उसका जो वाटर लेवल है वो रेज हो जाएगा।
फिर आता है दोस्तों, व्हेन ए कैनाल फ्लोइंग अंडर प्रेशर इज कैरिड बिलो द नेचुरल ड्रेनेज सच दैट एफएसएल डज नॉट टच द अंडर साइड ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोवाइडेड इज कॉल्ड दैट इज सुपर पासेज। इसमें लिखा है कि कैनाल फॉलिंग अंडर प्रेशर इज कैरिड बिलो ए नेचुरल ड्रेनेज, मतलब आपकी जो कैनाल है वो नेचुरल ड्रेनेज के ऊपर, नेचुरल ड्रेनेज के नीचे है। ये आपकी ड्रेन हो गई और ये आपकी कैनाल हो गई। सच दैट कि इट्स एफएसएल डज नॉट टच द अंडर साइड ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, कि इसका जो एफएसएल है वो भी उसका जो बेड लेवल है कैना ड्रेन का उसको टच नहीं करता, तो वो क्या कहलाएगा आपका सुपर पैसेज कहलाएगा, और अगर टच करता तो वो साइफन कहलाता। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों कि द क्रेस्ट लेवल ऑफ ए कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क डिपेंड्स अपॉन, कि क्रेस्ट लेवल ऑफ कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एफएसएल पे भी डिपेंड करता है, डिस्चार्ज पैरामीटर के पॉन्ड लेवल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। फिर आता है कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि ड्यूटी ऑफ कैनाल वाटर इज डिफाइंड एज द टोटल एरिया इरिगेटेड बाय द डिस्चार्ज एवरेजिंग 1 यूनिट ड्यूरिंग द बेस पीरियड ऑफ द ड्यूटी। सही है, ड्यूटी क्या होती है आपका कि टोटल एरिया कितना इरिगेट हुआ है उस पानी से जो आपका डिस्चार्ज हुआ है। ठीक है। उसके बाद आता है ड्यूटी ऑफ कैनाल वाटर इज यूजुअली कैलकुलेटेड एट द हेड डिस्चार्ज ऑफ ए चैनल। क्यों कि आपकी जो ड्यूटी होती है वो किस पे कैलकुलेट होती है, वो आपकी हेड पे, जो उसका कैनाल का जो हेड डिस्चार्ज है उसी पर कैलकुलेट हो जाती है। फिर आता है ड्यूटी ऑफ कैनाल वाटर एट द हेड ऑफ ए चैनल एंड एट द आउटलेट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटर डिफर कंसिडरेबली ड्यू टू प्रोग्रेस। ये तो सही बात है कि आपकी यहाँ पर जो ड्यूटी आती है, मान लो जैसे आपकी कैनाल हो गई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर कोई हेड रेगुलेटर लग गया, फिर आपका ब्रांच कैनाल लगी, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर लगी, तो यहाँ पर अब इसने क्या कहा है कि हेड ऑफ द चैनल पर अलग ड्यूटी होगी और जो आउटलेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर की उस पर अलग ड्यूटी होगी। वो तो अपन देख लेते हैं क्योंकि उसके बीच में काफ़ी सारे लॉस हो जाते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका ड्यूटी ऑफ कैनाल वाटर एट द आउटलेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इज जनरली नोन एज द आउटलेट फैक्टर और आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट मीन चारों स्टेटमेंट सही, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर ए क्रॉप। कि कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर ए क्रॉप क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कि इट इज मेजर्ड एज द वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट एरिया, इट इज मेजर्ड एज डेप्थ ऑफ वाटर ऑन इरिगेटेड एरिया, और it may be supplied partly by precipitation and partly by irrigation। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। की कंजप्टिव यूज आपको दोनों ही चीज़ होती है, वॉल्यूम पर यूनिट एरिया भी होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट एरिया, मेजर्ड इन डेप्थ ऑफ वाटर भी होता है इरिगेटेड एरिया, इट मे बी सप्लाइड पार्शली बाय प्रेसिपिटेशन और पार्शली बाय इरिगेशन। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके अलावा आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस।